नमस्कार और स्वागत है। आज हम पैसों के एक बहुत ही दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। ये सफर शुरू होता है एक आम ग्राहक के तौर पर, जहां हम लगभग हर चीज पर जीएसटी देते हैं, और फिर ये हमें एक निवेशक भी बनाता है। हमारे पास है महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं कक्षा की गणित की किताब का चैप्टर 4 यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारा मिशन है इस चैप्टर के हर कोने को समझना, मुश्किल लगने वाले फॉर्मूला को आसान बनाना और 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवालों पर निशान लगाना। बिल्कुल। और देखिए, अपना गोल सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं है। हम हर कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे समझेंगे। तो इसे दो हिस्सों में देखते हैं जी। पहला जीएसटी, जो हम सब देते हैं, और दूसरा शेयर्स और म्यूचुअल फंड, जहां हम पैसा लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जीएसटी से। ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, हर बिल पर देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 इसी पर है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहली और बेसिक बात क्या है जो उसे पता होनी ही चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि जीएसटी के हमेशा दो बराबर के हिस्सेदार होते हैं। एक होती है केंद्र सरकार, जिसे मिलता है सीजीएसटी, और दूसरी राज्य सरकार, जिसे मिलता है एसजीएसटी। अच्छा। फॉर्मूला बहुत सीधा है। जीएसटी रेट बराबर है सीजीएसटी रेट प्लस एसजीएसटी रेट। और सबसे काम की बात, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा बराबर होते हैं, मतलब आधा आधा। ओके। तो अगर किसी चीज पर मान लीजिए 18% जीएसटी लगा है, तो इसका मतलब 9% केंद्र को गया और 9% राज्य को। ये हमेशा 50-50 ही होता है या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहां ये नियम बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 99% मामलों में तो ये 50-50 ही होता है। कुछ खास चीजों पर, जैसे सोने पर, जीएसटी की दर अलग होती है, पर बंटवारा सीजीएसटी और एसजीएसटी में आधा आधा ही होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए नियम सीधा है, जो भी जीएसटी रेट दिया हो उसे आधा कर दो। समझ गई। प्रैक्टिस सेट 4.1 में एक टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सवाल है, प्रश्न 5। वो थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। उसमें एसी की कुल कीमत दी है जीएसटी के साथ, और हमें जीएसटी से पहले की कीमत निकालनी है। ये उल्टा कैसे काम करता है? हाँ, और यही सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सीधा फॉर्मूला नहीं लगता। इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए एसी की टैक्सेबल वैल्यू, मतलब कर योग्य मूल्य 100 रुपए है। ठीक है। उस पर जीएसटी की दर है 28%, तो सीजीएसटी 14% और एसजीएसटी 14% हुआ। मतलब 100 रुपए की चीज पर 28 रुपए का टैक्स लगा, तो कुल कीमत हुई 128 रुपए। अच्छा। अब बस रेशो का इस्तेमाल करना है। अगर 128 रुपए कुल कीमत है तो टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपए है। तो जब कुल कीमत 51,200 रुपए है तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ये तरीका तो बहुत आसान कर देता है इसे। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 पर और एक नए कॉन्सेप्ट पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। सच कहूं तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब अगर मैं एक दुकानदार हूं, तो क्या सरकार मुझे मेरे खर्च पर चुकाया गया टैक्स वापस कर देती है? हाँ, बढ़िया सवाल है। ये कोई डील नहीं है, बल्कि एक बहुत स्मार्ट सिस्टम है। इसका मकसद है टैक्स पर टैक्स लगने से रोकना। टैक्स पर टैक्स? हाँ, सोचिए, एक निर्माता ने होलसेलर को सामान बेचा और उससे जीएसटी लिया। फिर होलसेलर ने दुकानदार को बेचा और उससे जीएसटी लिया। फिर दुकानदार ने ग्राहक को बेचा और उससे भी जीएसटी लिया। अगर हर कोई पूरा जीएसटी सरकार को देता तो एक ही प्रोडक्ट पर 3 बार टैक्स लग जाता है। ओह, और वो बहुत महंगा हो जाता। तो आईटीसी इसे कैसे रोकता है? आईटीसी का मतलब है कि एक कारोबारी माल खरीदते वक्त जो जीएसटी चुकाता है, जिसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, उसे वो माल बेचते वक्त ग्राहक से वसूले गए जीएसटी, जिसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, उसमें से घटा सकता है। और जो बची हुई रकम है, सिर्फ वही उसे सरकार को देनी होती है। अच्छा, तो सरकार पैसे वापस नहीं दे रही, बल्कि बस उतना ही टैक्स ले रही है जो वैल्यू मैंने आगे जोड़ी है। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। फॉर्मूला है पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब ये साफ हुआ। प्रैक्टिस सेट 4.2 का दूसरा सवाल, नज़मा वाला, इसका अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कुछ खरीदते हुए 12,500 रुपए का जीएसटी चुकाया, जो उनका इनपुट टैक्स हुआ। सही। और बेचते हुए 14,750 रुपए जीएसटी वसूला,
जो उनका आउटपुट टैक्स हुआ, तो उन्हें सरकार को सिर्फ 2250 रुपए ही देने होंगे। बिल्कुल सही। और इसी प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल, अमीर एंटरप्राइज वाला, वो तो बोर्ड एग्जाम का पसंदीदा सवाल हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूरी चेन दिखाता है। अमीर एंटरप्राइज से अकबरी ब्रदर्स, फिर अकबरी ब्रदर्स से मयंक फूड कॉर्नर। इसमें हर स्टेज पर पेएबल जीएसटी निकालना होता है। ये सवाल आईटीसी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से साफ कर देता है। तो अभी तक हमने देखा कि जब भी हम कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो सरकार जीएसटी के जरिए उस ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा हिस्सा लेती है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी बिजनेस में सिर्फ ग्राहक न बने बल्कि उसके मालिक का एक छोटा सा हिस्सा बन जाएं? यही से कहानी शुरू होती है शेयर्स की। एकदम सही ट्रांजिशन है। जीएसटी पैसों के खर्च होने की कहानी है और शेयर्स पैसों के बढ़ने की। प्रैक्टिस सेट 4.3 इसी दुनिया से हमारा परिचय कराता है। और यहाँ 3 नए शब्द आते हैं। अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू, एफवी, बाजार मूल्य यानी मार्केट वैल्यू, एमवी, और प्रीमियम। हाँ, ये एफवी और एमवी हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इन्हें किसी आसान तरीके से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि अंकित मूल्य मतलब एफवी किसी प्रोडक्ट के डिब्बे पर छपी हुई एमआरपी की तरह है। ये शेयर का जन्म मूल्य है। ओके। लेकिन बाजार मूल्य यानी एमवी वो असली कीमत है जिस पर बाजार में लोग उसे खरीद या बेच रहे हैं। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो एमवी ज्यादा होगा, जिसे प्रीमियम कहते हैं। हाँ, और अगर कंपनी का हाल बुरा है तो एमवी कम होगा, जिसे डिस्काउंट कहते हैं। और एक और नियम जो हमेशा कंफ्यूज करता है, लाभांश यानी डिविडेंड हमेशा अंकित मूल्य पर ही गिना जाता है ना? ऐसा क्यों है? कंपनी बाजार की कीमत को अनदेखा क्यों करती है जब वो प्रॉफिट बांट रही होती है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है। डिविडेंड कंपनी की तरफ से अपने शेयरधारकों के लिए एक धन्यवाद जैसा है। कंपनी कहती है, आपने हमारे शेयर के असली मूल्य यानी एफवी पर भरोसा किया, इसलिए हम आपको इसी मूल्य पर प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। अच्छा? बाजार का मूल्य तो हर सेकंड बदलता है। वो तो लोगों की उम्मीदों और डर पर निर्भर करता है। कंपनी उस पर डिविडेंड कैसे तय कर सकती है? बात तो सही है। इसलिए डिविडेंड हमेशा स्थिर एफवी पर ही दिया जाता है। ये नियम पत्थर की लकीर है। ये बहुत बड़ी गलती है जो हो सकती है एग्जाम में। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर, मिस्टर अमोल वाला। इसमें निवेश पर प्रतिफल की दर या रेट ऑफ रिटर्न आरओआर निकालने को कहा गया है। ये क्या चीज है? आरओआर सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरह की सच बताने वाली मशीन है। सच बताने वाली मशीन? हाँ, डिविडेंड का प्रतिशत तो कंपनी की तरफ से एक विज्ञापन जैसा हो सकता है। हम 20% लाभांश देते हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आरओआर निवेशक से पूछता है, ठीक है, पर तुम्हारे लगाए हुए पैसों पर तुम्हें असल में कितना फायदा हो रहा है? अच्छा, तो मिस्टर अमोल के केस में उन्होंने 100 एफवी वाले शेयर 80 एमवी पर खरीदे और कंपनी ने 20% डिविडेंड दिया। तो यहाँ आरओआर कैसे काम करेगा? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला, कुल निवेश। उन्होंने 50 शेयर 80 के भाव से खरीदे, तो उनका कुल निवेश हुआ 50 गुणा 80 यानी 4000 रुपए। सही, ये पैसा उनकी जेब से गया। अब दूसरा, कुल कमाई यानी डिविडेंड। डिविडेंड एफवी पर मिलता है, एफवी है 100 रुपए, तो 20% डिविडेंड का मतलब एक शेयर पर 20 रुपए मिले। तो 50 शेयरों पर मिले 50 गुणा 20 यानी 1000 रुपए। बिल्कुल। अब तीसरा स्टेप, आरओआर। अब सच बताने वाली मशीन का फॉर्मूला लगाइए। आरओआर बराबर है कुल कमाई कुल निवेश गुणा 100, यानी 1000 भागे 4000 गुणा 100, जो कि 25% हुआ। देखा, कंपनी ने तो 20% डिविडेंड का विज्ञापन किया, पर क्योंकि मिस्टर अमोल ने शेयर सस्ते में खरीदा था, उनका असली रिटर्न 25% का हुआ। वाह, ये तो वाकई में एक पावरफुल टूल है। अब चैप्टर के फाइनल बॉस पर आते हैं, प्रैक्टिस सेट 4.4, जिसमें दलाली मतलब ब्रोकरेज और जीएसटी भी शामिल हो जाते हैं। इसे देखकर ही कई स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आप स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ओके। शेयर का जो एमवी है वो है खाने का दाम, दलाली यानी ब्रोकरेज है डिलीवरी फीस जो ब्रोकर लेता है। ठीक है। और दलाली पर जीएसटी उस डिलीवरी फीस पर लगा हुआ टैक्स है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमें खाने का दाम प्लस डिलीवरी फीस पर टैक्स सब देना पड़ता है। एकदम सही। मतलब कुल लागत बराबर है
शेयरों की संख्या MV प्लस दलाली पर GST। और जब हम शेयर बेचते हैं तो आपको खाने के दाम में से ये डिलीवरी फीस और टैक्स कटकर पैसे मिलते हैं। मतलब मिलने वाली राशि बराबर है शेयरों की संख्या MV दलाली पर GST। बस इतना ही है। और ये याद रखना होगा कि दलाली MV पर लगती है और GST सिर्फ दलाली की रकम पर। परफेक्ट, बस यही समझना है। और वो मिस्टर डिसूजा वाला सवाल प्रश्न 5, वो तो बहुत ही लंबा है। पहले खरीदो, फिर डिविडेंड कमाओ, फिर आधे शेयर घाटे में बेचो, आधे मुनाफे में, और हर बार ब्रोकरेज भी दो। एक भी गलती हुई तो सब गया। हाँ बिल्कुल, वो इस चैप्टर का मैराथन सवाल है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट उस एक सवाल को बिना देखे सही हल कर लेता है तो समझ लीजिए उससे पूरा चैप्टर आ गया है। वो सवाल प्रीमियम, डिस्काउंट, डिविडेंड, ब्रोकरेज सब कुछ एक साथ टेस्ट करता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर एक स्टूडेंट को 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करनी है तो इस चैप्टर से वो कौन से 3 मस्ट डू टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दे? मेरे हिसाब से 3 हॉट टॉपिक्स हैं। पहला, इनपुट टैक्स क्रेडिट की चेन वाले सवाल, प्रैक्टिस सेट 4.2 से, जहां एक निर्माता से होलसेलर और फिर रिटेलर तक का ट्रांजैक्शन दिया हो। ये 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। हाँ। दूसरा, निवेश पर प्रतिफल की दर मतलब ROR की गणना, ये प्रैक्टिस सेट 4.3 से। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा निवेश बेहतर है और जवाब ROR निकालकर ही देना होगा। और तीसरा, ब्रोकरेज और GST के साथ खरीद बिक्री में लाभ या हानि, ये प्रैक्टिस सेट 4.4 से है। मिस्टर डिसूजा जैसा एक बड़ा सवाल आने की पूरी संभावना है जो आपकी पूरी समझ को परखेगा। और कोई आखिरी सलाह? 2 बातें। पहला, फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाइए और उसे रोज देखिए। और दूसरा, सबसे बड़ा मंत्र याद रखिए, डिविडेंड हमेशा FV पर, ब्रोकरेज हमेशा MV पर। ये 2 बातें याद हैं तो आधी से ज्यादा गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। और हाँ, किताब के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को बिल्कुल मत छोड़ना। कई बार वो सीधे पेपर में आ जाते हैं। ये सच में बहुत उपयोगी था। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ परीक्षा का चैप्टर नहीं है, ये तो जिंदगी का एक जरूरी हुनर भी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, कंपनी A और कंपनी B। दोनों के शेयरों का FV अंकित मूल्य 10 रुपए है। कंपनी A 16% डिविडेंड देती है और उसका शेयर बाजार में 80 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। कंपनी B 20% डिविडेंड देती है और उसका शेयर 120 रुपए का है। पहली नजर में तो कंपनी B बेहतर लगती है। 20% 16% से ज्यादा है। हाँ, दिखता तो यही है। लेकिन क्या सच में एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर किस कंपनी में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा? हमारी सच बताने वाली मशीन यानी ROR का इस्तेमाल करके सोचिए। ये आपको सिखाएगा कि जो दिखता है उसके पीछे का सच कैसे जाने और एक बेहतर वित्तीय फैसला कैसे लें।